पापा काम पे नहीं जाते थे, कभी चले गए नहीं गए। तो एक दिन ऐसा वक्त हुआ कि मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और घर में एक पैसा नहीं था और ना ही घर में खाने के लिए कुछ था। मैं बता नहीं सकती हूँ, ना खाना ना पीना, किसी को कुछ होश नहीं था। कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी कमाना भी मेरे लिए आसान नहीं था। और आज एक मैं कमर्शियल ड्राइवर हूँ, कल को मैं भूखी बैठती हूँ तो मुझे कोई हेल्प नहीं करता है। आज मैं रिस्क लूंगी तभी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम ओमकारी है और मैं एक कमर्शियल ड्राइवर हूँ। कुछ वक्त पहले मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैं अपने बच्चे को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाई थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई और वो आज हमारे बीच में नहीं है। कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी कमाना भी मेरे लिए आसान नहीं था और आज एक मैं कमर्शियल ड्राइवर हूँ और ये सब कहानी मैं आज आपको इस मंच पे सुना रही हूँ, बताने जा रही हूँ कहाँ से मैं आई और कैसे कहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं यूपी में रहने वाली थी। मैं 1 साल की थी कि जो मेरे मम्मी पापा मुझे दिल्ली लेकर के आए और मैं अकेली नहीं थी, 2 बहनें और 3 भाई थे मेरे पापा की कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। वो रोज़ सुबह जाते थे काम पे और शाम को आते थे। जो दिन में कमाते थे उसी से हमारे 7 लोगों का खर्चा चलता था, चाहे ज़्यादा या थोड़ा। कभी ऐसा होता था कि वो 100 रुपये करते थे, कभी ऐसा भी होता था कि वो 10 रुपये ही कमा के घर वापस आ जाते थे। उस सिचुएशन को रखते हुए मेरे पापा ने 2 भाइयों का एडमिशन कराया और मैं भी जाती थी। लेकिन मेरी जो बड़ी बहन थी उसको नानी के घर छोड़ा गया था कि वो हमारे पास नहीं रहती थी। हम 4 बहन भाई साथ में रहते थे। कुछ स्कूल गए, 2-4 साल बीते, ना जाने समय को क्या मंजूर था, किस्मत को क्या मंजूर था कि कुछ समय बाद मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई और मैं शाम को ऐसे 4-5 बजे उसकी तबीयत खराब हुई। उसको डॉक्टर के पास पापा मम्मी लेके गए और उसको जो उतने टाइम जैसे भी डॉक्टर हुआ करते थे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने दिखाया जा करके। उसको सिर्फ और सिर्फ उल्टी और दस्त हुए थे। दवाई दी, दवाई देने के बाद रात को उसको 10 बजे सुलाया। तो हम सब सोच रहे हैं कि अब उसको आराम हो गया है और वो सो गया है। मम्मी बोली शोर मत करो, हमने बोला ठीक है। सब लोग सो गए और मेरी मम्मी की आँख सुबह 4 बजे आँखें खुलती हैं। तो मेरे भाई को उन्होंने ऐसे से घुमाया तो उसके अंदर कुछ नहीं था। इसलिए एकदम से मेरे मम्मी पापा की चीख निकली और हम भी उठ के बैठ गए कि क्या हुआ। तो जैसे मम्मी पापा चिल्लाए और हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो हम नहीं समझ पाए थे, हम छोटे थे, कि भाई नहीं रहने का मतलब क्या है। तो पापा ने बोला कि बेटा आपका भाई ख़त्म हो गया। सब लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उसी टाइम पास पड़ोस के सारे लोग आ गए, मेरा पूरा घर भर गया। और कहीं ना कहीं 10 बजे तक मेरे भाई को उसको लेके चले गए। और जैसे उसको लेकर के गए और उसके आने के बाद में 2 ही घंटे बीते होंगे कि मेरे से जो बड़ा भाई था उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, उसको घबराहट हुई। जिस तरीके से मेरे उस वाले भाई की तबीयत खराब हुई उसी तरीके से उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो वो सब देख करके पड़ोस वाले भी हैरान थे और मेरी मम्मी की तो हालत ही खराब थी क्योंकि ऑलरेडी वो एक बच्चा खो चुकी थी। पापा बोलने लगे ऐसा कैसा हो सकता है। फिर किसी ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता कि अब तो उसको देख करके आप उसका भाई गया है इसलिए नर्वस या हॉपलेस फील कर रहा है। पापा फटाफट उसको लेके गए और पड़ोस के 2 लोग भी गए। पापा को ज़्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा था उतने टाइम। तो किसी ने डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं दवाई दे रहा हूँ और दवाई लेकर के आ गए। किसी तरीके से हमने रात बिताई और सुबह हुई करीब 7-7:30 बजे हुए थे। लेकिन उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो किसी ने बोला कि ऐसा करो, दवाई से असर नहीं हो रहा तो कुछ ऊपर का दिखा लो। हम ये भी नहीं जानते थे कि ये ऊपर या दवाई का सिस्टम क्या होता है। तो हमारे पास में एक मंदिर था, वहाँ से एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने देखा और देखने के बाद में उन्होंने बोला कि इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसको तो कुछ ऊपर का चक्कर है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो फिर हमारे पापा बोले क्या करें। तो किसी ने बोला कि ठीक है मैं अभी इसको कुछ ऐसा झाड़ा लगा देता हूँ कि थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा और उसके बाद में ये आप इसको दिखा लो। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे उन्होंने थोड़ा आराम कर दिया तो रात को ही मेरे मम्मी पापा मेरे भाई को लेकर के बुलंदशहर वापस गाँव जाने लगे। तो गांव में खबर पहुंच गई कि बच्चे को लेकर के आ रहे हैं। तो कुछ लोग हमें रास्ते में मिल गए मम्मी पापा को, तो उनको दिखाया और हम सब जितने बहन भाई थे और मेरी मम्मी को घर पहुंचा दिया गया और बोला गया कि अब थोड़ा पहले से ठीक है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद में जैसे ही 8 बजे मेरे भाई को लेकर के आ रहे थे घर पे और उसको जैसे घर पे लाके चारपाई पे लिटाया तो उसने हाथों में ही दम तोड़ दिया कहीं ना कहीं। वो देख करके मेरे पापा तो बेहोश होके गिर गए और मम्मी का कुछ पता ही नहीं था कि उनका होगा क्या। इतनी देर में पूरे घर परिवार गांव वाले आकर के पूरा घर भर गया और सब लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ, लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही मेरा वो भाई गुजरा
जो छोटा मेरे सबसे छोटा था 2-2.5 साल का, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उसको देख करके मेरी मम्मी जो उसकी लाश पड़ी हुई थी उसको भूल गई कि मुझे इसको क्या करना है। लेकिन मेरे मम्मी पापा के मन में ये आया कि जो है अभी उसको बचाते हैं। किसी ने बताया कि वहाँ चले जाओ। मेरे मम्मी पापा आधी रात को उसको लेकर के गए, और कि लेने के बाद में पता चला कि मतलब कोई मेरे पापा के चाचा थे, वो वहाँ से कुछ करते थे, तो यहाँ पर एक पर्सन ख़त्म हो जाता था। तो तीनों भाई के लिए तो बिल्कुल फिनिश कर दिया था कि 2 बेटियां हैं, उनको लेकर कहीं पर भी रहेगा। जब उसको वहाँ दिखा के लाए तो उसने बोला कि जहाँ पर मट्टी है प्लीज़ इसको वहाँ मत लेके जाइएगा, वरना ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी मम्मी गांव से बाहर किसी के घर उसको छोड़ के आई। सुबह 4 बजे गई रात को, और शाम को 4 बजे आई, जब तक उस भाई की पूरी मिट्टी नीली पड़ चुकी थी। मम्मी के आने के बाद उसको मिट्टी लगाई गई, और 1 हफ्ते मम्मी किसी और के घर रही मेरे भाई को लेकर के। वो सब देख के मतलब हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, ना खाना ना पीना, किसी को कुछ होश नहीं था। कुछ दिन 1 हफ्ते 10 दिन वहाँ पे रहने के बाद में मम्मी पापा वापस हम लोग जहाँ झुग्गियों में कालका जी रहते थे वहाँ पर आए। तो 2 बेटे जाने के बाद में किसका मन करता है खाने के लिए और किसका मन करता है कमाने के लिए। ऐसे करते करते करीब करीब 2 से ढाई महीने हो गए। पापा काम पे नहीं जाते थे, कभी चले गए नहीं गए। तो एक दिन ऐसा वक्त हुआ कि मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, और घर में 1 पैसा नहीं था, और न ही घर में खाने के लिए कुछ था। मेरे भाई ने जिद की कि मुझे तो आज 1 रुपये के चने ही खाने हैं। तो किसी पड़ोसी से बोला कि प्लीज़ आज 1 रुपया दे दो, मैं जाने लगूंगा काम पे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। मेरी मम्मी ने उसको गोद में लिया हुआ था, तो उसने बोला कि पीछे हो जाओ, हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी ख़त्म हो जाए। वो सीन देख करके मेरे पापा को ऐसा लगा कि आज ये 1 रुपया नहीं मुझे मिल रहा है, आज हम भूखे हैं, कल को हमारी सिचुएशन क्या होगी। तो मेरे पापा ने उस दिन सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 को खो चुका हूँ और आज मैं कमाने नहीं जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इन चारों को भी खो दूँ। फिर क्या कहते हैं, दूसरे दिन मेरे पापा ने सोचा ठीक है जो मेरे साथ हुआ है वो हुआ है, और वो अपना मन लेकर के काम पे निकले। मात्र 50 रुपये का वो काम करके आए, और आके कहते हैं ये मैं कमा के लाए, इसी में दाल ले आओ चावल ले आओ जो ला सको। तो मेरी मम्मी ने बोला इसमें क्या आएगा। मेरी मम्मी से जो उतना टाइम मतलब मुझे ज़्यादा इतना ध्यान नहीं है, जो आ सका उसमें ला करके और हम लोगों को बनाया और खाया हम लोगों ने। बस ऐसे करके हमारी कहानी चली। तो कुछ दिन बाद पापा जाने लगे काम पे, और फिर दोबारा से घर का रूटीन ठीक हुआ। पहले बड़ी सिस्टर की शादी हुई, उसके 3-4 साल बाद फिर मेरी शादी हुई, और जहाँ मेरी शादी हुई थी तो वो भी बहुत अच्छे, मतलब पापा की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो ऐसे ही नॉर्मल इंसान थे। लेकिन जिसने शादी कराई तो ये बोला गया था कि मतलब मैं जिनसे शादी हो रही है वो 4,000 रुपये कमाते हैं। पापा ने बोला आज के समय में 4,000 रुपये बहुत है। बट जब मैं गई वहाँ पे और मैंने देखा तो उनकी मेरे हस्बैंड की ऑलमोस्ट सैलरी 1,200 रुपये थी, जिसमें से 300 रुपये वहाँ कट जाता था और 800-900 रुपये मिलता था। 800 रुपये मेरे ससुर हम दोनों का खाना खर्चा ले लेते थे, और हमें मंथली 100 रुपये देते थे कि ये आप दोनों का महीने का खर्चा है। वो सब देख करके मुझे बहुत अंदर से फील होता था कि कैसे ज़िंदगी कटेगी, क्या होगा। इसी बीच हमारा बेटा हुआ, जैसे मैंने भी बताया था कि वो एक्सपायर हो गया। 2 साल बाद बेटी हुई। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है या बच्चे बीमार होते तो मुझे हमेशा अपने मम्मी पापा के आगे हाथ फैलाना ही पड़ता था कि मैं पैसे नहीं है या फिर मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं। ये सब करते करते 2 बेटियां हुई। 2 बेटियों के बाद मैंने छोड़ दिया था कि मुझे अब तीसरा बच्चा चाहिए। लेकिन अब ससुराल वालों का दबाव, बेटा नहीं है बेटियां हैं, कल को तुम मर जाओगे तो क्या होगा, कौन देखेगा, ये सब चीज़ उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मेरे ससुर ने ये भी फैसला ले लिया कि अगर बेटा नहीं हुआ तो हम हो सकता अपने बच्चे की दूसरी जगह शादी भी करें। वो सब चीज़ को मैंने फेस किया। फेस करने के बाद में 3 बेटियों के बाद में मेरा चौथा बेटा हुआ। एक दिन की बात है कि मेरी जो बीच वाली बेटी है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा जी मुझे 500 रुपये दे दो, अपनी बेटी को दिखाना है। उन्होंने छूटते मना कर दिया, हालांकि मेरे ससुर की गवर्नमेंट जॉब थी। उन्होंने मना कर दिया हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मैं रात को 3 बजे उसको, हमारे पास में एक हॉस्पिटल है लाल बहादुर, मैं उनको वहाँ लेके गई। मैंने उसको वहाँ एडमिट कराया। मैं 2 दिन लेके एडमिट रही। इसी बीच में मेरी एक मुलाकात मेरी फ्रेंड से हुई, जो कभी हम पहले झुग्गियों में रहती थी, जहाँ पर शादी के बाद मैं यहाँ पर नोएडा शिफ्ट हुई। तो उन्होंने मुझे आज़ाद फाउंडेशन के विषय में बताया कि आज़ाद फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है कि जो महिला को ड्राइविंग सिखाता है
और सिखाने के साथ में वो नौकरी भी लगाता है। तो जब उसने लास्ट वाला पॉइंट बोला कि नौकरी भी लगाता, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ घर कर गई कि आज ना कल तो मुझे काम करना ही है, लेकिन इतनी जल्दी करूँगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो उस टाइम मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ 15 महीने का था। मैंने जाके वो वाली बात अपने हस्बैंड से बताई। मेरे हस्बैंड ने क्लियर मना कर दिया, ड्राइविंग औरतों का कोई काम नहीं है। मेरे ससुर में, अरे हाँ अब तो यही कमा के लाएगी तो काम चलेगा। मैं चुप रही, फिर 10 दिन 15 दिन मैं चुप हो गई। मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मेरे महज एक भाई है। मैंने उसको बताई अपनी फीलिंग, तो मेरा भाई भी बोलने लगा नहीं छोड़ो ओमकारी, कोई जरूरत नहीं है ड्राइविंग करने की, डेंजर काम है। मैंने उसको कहीं ना कहीं समझाया, ये बताओ कल को मैं भूखी बैठती हूँ तो मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, आज मैं रिस्क लूँगी तभी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँगी। भाई मेरे से छोटा है तो इसलिए वो छोटे होने के कारण वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन मैंने बगैर बताए अपने हस्बैंड से उस फ्रेंड के साथ मैं आज़ाद फाउंडेशन के ऑफिस चली गई और मैंने जाके देखा। मुझे जाके वहाँ बहुत अच्छा लगा। पहला तो ये लगा कि महिलाओं को नौकरी लगाते हैं। तो जैसे मैंने गेट से एंट्री की तो वहाँ पर 3 फोटोग्राफ्स लगे हुए थे 3 महिलाओं के। उनको मैंने बड़े गौर से देखा, सन्नो, सरोज एंड चांदनी। तो उस टाइम कहीं ना कहीं मेरे मन में आया कि कहीं ऐसा होगा कभी लाइफ में कि मेरा फ़ोटो भी ऐसा ऑफिस में लगेगा। तो अब मैंने अपने मन में एक गिठा बांध ली कि अगर मुझे करना है तो यही करना है, मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए संघर्ष था कि 4 बच्चे को संभालूंगी कैसे, और मैं कौंडली से और मैं कालका जी ऑफिस में आऊँगी कैसे। फिर मैंने आके अपने हस्बैंड से बात की। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम मैनेज कर सकती हो तो आप देख लो, तुम्हारी मर्जी है, तेरी मर्जी है, तू कर। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप महीने 2 महीने नाराज़ रहोगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो पहला मैंने स्टेप लिया कि जो मेरी तीसरे नंबर की बेटी थी उसको मैंने अपनी बहन के घर शिफ्ट किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे। बेटा में और बेटी में सिर्फ 1 साल का जब फ़र्क था, बहुत छोटे थे। 2 बेटियां थोड़ी समझदार थी, एक 7 साल की थी, एक 9 साल की थी। अब मेरा संघर्ष शुरू होता है ट्रेनिंग का कि सुबह 4 बजे उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, घर के लिए खाना बनाना, और जो मेरा बेटा था उसको तैयार करके भाई के घर रोज़ छोड़ना और शाम को उसको लेकर के आना। ये चीज़ मेरे लिए बहुत संघर्ष थी। लेकिन मैंने अपने मन में जब ठाना कि मुझे करना है तो करना ही है। कभी कभी हिम्मत भी टूट जाती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने कोर्स किया और करीब करीब मुझे 8 महीने हो गए कोर्स के अंदर आए हुए। 6 महीने का मैंने बोला था और 8 महीने हो गए थे, तो कहीं ना कहीं घर वाले भी ताने दे ही रहे थे, पास पड़ोस वाले भी बोल रहे थे। 6 महीने हो गए, बोल रही थी नौकरी लग जाएगी, अभी तो उसकी लगी नहीं है। कुछ लोग बोलते थे शौक है, 6 महीने का घमंड है, निकल जाएगा फिर घर में बैठ जाएगी। वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिमाग में चली रही थी। अब उसको मैंने फेस करते हुए एक दिन ऐसे ही मैं गई अपने ऑफिस और मैंने ये सोच लिया था कि आज मैं बोल के आ जाऊंगी कि मैं नहीं आऊँगी ट्रेनिंग पर, मेरे लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं। तो जो सर मुझे सिखा रहे थे, मेरी पहली बात उनसे हुई। उन्होंने बताया अच्छा ओमकारी जी बताओ क्या बात है। मैंने उनको पूरी बात बताई, सर ऐसे ऐसे बात है, बच्चा बीमार है, पास पड़ोस के लोग ऐसे बोलते हैं, घर के लोग भी कमेंट कर रहे हैं, हवा लग गई है, बाहर घूमने जाती है, मैं सह नहीं पा रही हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो रही हैं मेरे साथ कि मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि ओमकारी जी अगर आज आप यहाँ पे रुक गई तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना वो उनका हकीकत हो जाएगा कि ये वो हवा खाने जाती थी या घूमने जाती थी। आज से 8 महीने पहले आपका बच्चा 8 महीने छोटा था, अब तो वो 8 महीने और बड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप घर बैठ गई तो आपकी तो मतलब जो किया है ना, जो बच्चे आपके संघर्ष कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें मेरे समझ में आई और फिर मैंने अगले हफ्ते से जाना शुरू कर दिया। फिर 2 महीने में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और 11वें महीने मेरी जॉब लग गई। 11वें महीने जॉब लगी। संघर्ष तो वही था, सुबह 4 बजे उठना, बच्चों को तैयार करना, सब वही था, कुछ अलग नहीं था। लेकिन सिर्फ 1 महीने मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी फर्स्ट सैलरी मेरे हाथ में आई तो आप यकीन मानिए कि वो 5,500 नहीं थे मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि वो 5.5 लाख रुपए हैं कि जिसको मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया मैंने। 3 साल के अंदर मैंने फिर एक प्लाट भी खरीदा जिसकी मैंने कभी इच्छा भी नहीं की, सोचती थी लेकिन हो पाएगा वो मुझे नहीं पता था कभी। और कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे हर महीने, तीसरे महीने कभी भी ज़रूरत होती थी, आज मेरा बच्चा बीमार है, किसी से 1000 रुपये ले रही हूँ या किसी से 2000 रुपये ले रही हूँ, तो अब वो समय नहीं रहा था कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। अब मैं मेहनत जब से करने लगी आज़ाद की वजह से, मैं जब ड्यूटी करने लगी तो ऐसा मौका था कि अगर किसी की मदद होती तो मैं उल्टा कर देती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो काम है ना वो सीजन के हिसाब से होता है, रेगुलर नहीं है, कोई नौकरी फिक्स नहीं है।
बारिश होती है बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 4 बच्चों को मैं एक कमरे में लेके तब भी रहती थी। अभी भी फ़िलहाल एक ही कमरे में रह रही हूँ, लेकिन तब मुझे ये डर था कि अगर मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ, पीछे से बारिश होगी तो मेरे बच्चे गीले हो जाएंगे, क्योंकि छत से पानी आता था, हमारे पास जगह नहीं बचती थी कि मेरे बच्चे कहीं सुकून से खाना खा सकें बैठ के। 2-3 साल के बाद नौकरी करने के बाद मैंने अपनी थोड़ी छत बनवाई, घर आजा से कुछ लोन लिया, मैंने उसको करवाया। करवाने के बाद में क्या कहते हैं, फिर मैंने एक प्लाट अभी और ख़रीदा हरियाणा में। अभी मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेटी को कॉलेज भी करा रही हूँ, जो मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक मायके ससुराल कभी नहीं कराया किसी ने, वो मैं करवा पा रही हूँ। और मैंने सबसे अच्छी बात, 2.5 साल मैंने प्राइवेट गाड़ी चलाई है मैम की। 2.5 साल के बाद मैंने 4 साल कमर्शियल नाइट डे ड्राइविंग की है, यानी कि कहीं ना कहीं डे और नाइट मैंने सड़कों पे ही काम किया है। और अभी मैं कमर्शियल से भी एक मेरा स्टेप आगे बढ़ चुका है, जो अब मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मतलब ट्रेनर हूँ, और मैं महिला को ट्रेन करती हूँ। अब मैं महिला को ट्रेन करती हूँ। अगर आप हिम्मत रखोगे और मेहनत करोगे तो आपका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। कभी भी किसी भी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो सिर्फ अपनी कहानी से यही बता रही हूँ कि जैसे मैं हिम्मत और परेशानियों को झेल के यहाँ तक पहुँची हूँ, कल को यहाँ आप भी आगे बढ़ें। और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।